Hello everyone, so welcome to the next lecture of JKSSB क्लास 4 सीरीज माइंडजिला। राइट, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, कि एटम का स्ट्रक्चर किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग से लेकर, पीरियोडिक टेबल है क्या, एक ऐसा टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। ठीक है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारा कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मैग्नीशियम, आयरन, राइट, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने एक टेबल में क्लासीफाई करके रखा है, ताकि अगर हमें कल को कोई नया एलिमेंट मिलता है, हम उसके एटॉमिक रेडियस से या एटॉमिक नंबर से हम पता लगा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी एलिमेंट की हम डायरेक्टली उसका पोजीशन, पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन देखकर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ का आइडिया लगा लेते हैं। राइट, तो अब हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले टाइम से पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है, जब एटम्स और एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एटम के बारे में। एटम में बेसिकली एक डेमोक्रिटस नाम के इंसान थे, ही वॉज अ फिलोसोफर। इन्होंने एक बार कहा था, बहुत पुरानी बात है, अराउंड 400 BC की बात है। इन्होंने कहा था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ दे आर मेड अप ऑफ, ऑल द मैटर, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी माइन्यूट टाइनी पार्टिकल से बनी है, जिसको हम बोलते हैं एटम। राइट, फिर इसके बाद बहुत सालों के बाद डाल्टन से भी पहले बहुत टाइम के बाद हमारे जो केमिस्ट्री के फादर हैं, कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटनी लेवॉइसर। एंटनी लेवॉइसर क्या है, हमारे फादर हैं केमिस्ट्री के। क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री? कुछ खास बात होगी इनमें, इसलिए फादर कहा जाता है इन्हें। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक चीज़ है, जब इससे हमें कोई नई चीज़ मिल रही है, ठीक है, इससे टूट के नई चीज़ें बन रही हैं या कुछ टूटी हुई चीज़ों से जुड़ के नई चीज़ बनती है, एक चीज़ ऑब्जर्व की, इसका जो मास है इज इक्वल टू दिस मास। ठीक है, इसका मास से सपोज m1 है, इसका मास m2 है। इन्होंने देखा कि पहले जो मास था और अब का जो नया मास बनता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ों से बना होगा जिसका मास सेम रहता है। राइट, और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, उनको कहा जाता है एटम। राइट, इसलिए डाल्टन ने क्या दिया, अपनी थ्योरी दी ऑफ एटम, या फिर डाल्टन का मॉडल ऑफ एटम। राइट, अब जो पहले एंटनी लेवॉइसर ने कहा कि मास जो है वो सेम रहता है, फॉर एग्जाम्पल A + B गिव्स अस C + D। ठीक है, ये कोई एक रिएक्शन हो रही है, या हमारी बॉडी में हो रही है या बाहर हो रही है, तो जो मास होगा वो रहेगा सेम। राइट, सो दिस लॉ वाज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को क्या कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी लॉ पे हमारी पूरी की पूरी साइंस या पूरी की पूरी हमारी अर्थ टिकी है। राइट, पूरी की पूरी लाइफ टिकी है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जब बनती है उसका मास हमेशा सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि वो चीज़ किसी एटम से बनी होगी, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम से बनी होगी। राइट, और जब वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट होगी तो एटम जो होगा, जो एलिमेंट होगा, वो सेम रहेगा। राइट, इसी के बाद डाल्टन ने, अब ये एटॉमिक मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी इन्होंने कब दी थी? 1789 में। राइट, 1789 में एंटनी लेवॉइसर ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी दी। इसके बाद डाल्टन ने 1803 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ बातें बताई कि एटम जो है या फिर आप कह लो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स
टाइनी पार्टिकल से बना है जितना भी मैटर, उसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज एटम। दूसरी चीज इन्होंने कही कि एक एलिमेंट है, एटम ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर है और आपके पास क्या है? सिल्वर है। कॉपर का जो एटम होगा और सिल्वर का जो एटम होगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट, राइट? इन दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी हमारी डिफरेंट। तो इसने क्या कहा? एटम ऑफ वन एलिमेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, एक ये कहा डाल्टन ने। एक और चीज कही डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, क्या बनाने के लिए? कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कि आपका वाटर है, वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। H2O है फॉर्मूला वाटर का, राइट? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो जहाँ पे भी पानी होगा, राइट, हम यहाँ का पानी ले लें या फिर हम गंगा का पानी ले लें, कहीं से भी पानी ले लें, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। हाइड्रोजन के हमेशा कितने एटम्स रहेंगे? 2 और ऑक्सीजन का 1। यानी कि जितने भी एटम्स हैं दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो, राइट? एक फिक्स्ड रेशो में, एक फिक्स्ड नंबर में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशो टू फॉर्म अ, क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, राइट? मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। ये कहा डाल्टन ने। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी एटम की। एटम के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए उसने। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1911 में एक एटम का नया मॉडल सामने आया। कौन सा नया मॉडल सामने आया? रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया? अपना एटॉमिक मॉडल दिया, एटम का स्ट्रक्चर बताया कि एटम जो है वो किससे बना है। सेंटर में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। जैसे हमारे बॉडी के सेल्स हैं, हमने बायो में पढ़ा था, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? हमारी जीन्स, और बाहर हमारी ऑर्गेनेल्स हैं, राइट? वैसे ही रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम जो है वो किससे? न्यूक्लियस से बना है। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज आसपास रैंडमली रिवॉल्व करता है, रैंडमली घूमता है, जिसको कहा गया इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली आगे पीछे घूमते हैं। किसके आगे पीछे? इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है तो वो घूमते किसके आगे पीछे हैं? न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस में जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट? तो ये किसने कहा? हमारे रदरफोर्ड ने। कब कहा? 1911 में, राइट? अब इसके बाद हमने लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर पढ़ा था एटम का, क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने? एटम जो है इट इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन्स। एंड वी हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं जिनको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन्स। एंड वी हैव न्यूट्रल चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल चार्ज यानी कि कोई चार्ज नहीं है। एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पाथ में, एक ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनको हम शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर दिया एटम का किसने दिया? ये नील बोहर ने 1913 में, राइट? तो 1913 में नील बोहर ने ये स्ट्रक्चर दिया
फिर हमारी क्या हुई, पीरियोडिक टेबल जो हुआ, पीरियोडिक टेबल की मॉडर्नाइजेशन हुई, उसको नया बनाया गया। तो धीरे धीरे हमारा पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की, एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के साथ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता गया, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, न्यूलैंड ने अपना एक टेबल दिया जिसको कहा जाता है न्यूलैंड्स टेबल ऑफ ऑक्टेव्स। इसने क्या किया, इसने जितने भी एलिमेंट्स मिले थे उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे, उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसमें टेबल में उसने क्लासिफाई किया। इसके बाद हमारे पास मेंडलीव, राइट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने 1869 में नया पीरियोडिक टेबल दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे पास, तो नया पीरियोडिक टेबल मिला, इसने भी अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट ही, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने एटॉमिक वेट में, हमने एक बात की थी आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जिनके पास क्या सेम होता है, एटॉमिक वेट। तो जहाँ पे जिनके पास सेम एटॉमिक वेट होगा उनको टेबल में कौन सी पोजीशन पे रखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक था, इसके अलावा हाइड्रोजन की पोजीशन कंफर्म नहीं थी, कुछ एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया था पोजीशन पे, राइट। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये 1869 में और ये 1864 में, राइट। तो ये मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद क्या हुआ, जब हमारे पास नील बोहर ने कब दिया हमें स्ट्रक्चर, 1913 में स्ट्रक्चर दिया था एटम का। तो तब क्या हुआ, हेनरी मूसले ने एक बात कही, एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना पीरियोडिक टेबल में हम क्या करें, पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके रखें, किस बेसिस पे, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, राइट। क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमने बात की थी एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एटॉमिक नंबर तो किसी का चेंज नहीं होगा, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कौन डिटेक्ट करता है, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडर्नाइज किया गया, जिसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या फिर हम कहते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ऑक्टेट रूल यानी कि जो हमारा, फॉर एग्जांपल ये आपका एटम है, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में। अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, उसके बाद 8 8 8। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने वाली, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, राइट। इस ऑक्टेट रूल को अकॉर्डिंग टू अपने एटॉमिक नंबर सारे के सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, और उस बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया गया, राइट। तो बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, वी हैव 18 ग्रुप्स। जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, वो है हमारी 18 ग्रुप्स, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं या फिर आपकी रोज दिख रही हैं, दे आर द पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं, वी हैव 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स दिख रहे हैं हमें। अब सबसे पहली बात कि हमने पीरियोडिक टेबल में, ये है हमारे ग्रुप्स 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 7 तक हमारे आगे पीरियड्स, राइट। क्या खास बात है कि हमने एक ग्रुप में, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है हमारा, राइट। पहला ग्रुप हम ले लें, हाइड्रोजन, लिथियम,
राइट। तो ये हम अपना पहला ग्रुप ले लेते हैं, लास्ट एटम है फ्रेंशियम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल कितने पीरियड्स हैं हमारे पास? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड्स हैं और 18 क्या है? ग्रुप्स हैं। अब ये पहला हमारा ग्रुप है। क्या खास बात है, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया। एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया? बिकॉज ग्रुप में ऑल द एलिमेंट्स हैव, सबके एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, ऑल द एलिमेंट्स आउटर मोस्ट शेल कैरी इक्वल नंबर ऑफ, क्या होते हैं शेल्स में, ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सबसे बाहर वाले शेल में, राइट, नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, राइट। प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक ग्रुप में क्या है, सभी एलिमेंट्स के पास जो आउटर मोस्ट शेल होगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल इसका आउटर मोस्ट शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल, सबके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, राइट। अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है। तो हम इस पे चार्ज लगाएंगे +1, तो ये क्या होगी +1? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम इसको कहेंगे +1 क्या है? वैलेंसी, राइट। ऑक्सीडेशन और वैलेंसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये क्या है? इसकी वैलेंसी, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस बेसिस पे सबको एक ही ग्रुप में रखा गया। अब दूसरी अगर बात कर लें पीरियड की, राइट, ये हमारा क्या है? 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, राइट। अगर हम ये बात कर लें एक ही ग्रुप की, सॉरी एक ही पीरियड की, तो एक ही पीरियड में हमारे पास क्या आता है? ऑल द एलिमेंट्स इन वन ग्रुप, ऑल द एलिमेंट्स इन वन ग्रुप, सॉरी इन वन पीरियड, इन द सेम पीरियड, उनके पास क्या होगा? दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। सेम नंबर ऑफ क्या है? शेल्स। यानी कि ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास नंबर ऑफ शेल्स, सब जगह इस एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एक एक एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। लेकिन पूरे अलोंग द पीरियड या फिर अक्रॉस द पीरियड अगर बोले तो क्या रहेगा? सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो ये थी बात हमारे ग्रुप्स और पीरियड्स में कैसे रखा गया है एलिमेंट्स को। ग्रुप्स टोटल कितने हैं? 18, और पीरियड्स टोटल कितने हैं हमारे पास? 7, राइट। अब इसके अलावा ग्रुप्स और पीरियड्स के अलावा क्लासिफिकेशन में एक और बात करें अगर हम, तो हमारे पास आपने जो स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल देखा उसमें क्या था? यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। उसके बाद वी हैव, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमारे पास क्या है? सबसे पहला कॉलम जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? सबसे पहले हम ब्लॉक्स की बात करेंगे। आपने जो स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल देखा था, इट वाज समथिंग लाइक दिस, राइट। ये हमारे पास क्या है? अब अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बोला कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, उन शेल्स को हमने कुछ नाम दिया है S, P, D एंड F, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कि किस
एलिमेंट में या किस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया है। दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। ये जो दो ग्रुप्स है इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। दिस होल ब्लॉक इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। दिस होल ब्लॉक इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक। एंड ये जो नीचे आपको दो सीरीज दिख रही है इसको कहा जाता है क्या, एफ ब्लॉक, राइट। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या डिफरेंस है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से शेल में है, एस शेल में है, पी शेल में है, डी शेल में या एफ शेल में, राइट। अब इसके अलावा सबसे पहला जो कॉलम है इसको स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव अगर ग्रुप पूछा जाए तो कौन से हैं, एल्कली मेटल्स, राइट। और यहीं पे आपको आपका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई वाला या सबसे ज़्यादा जिसको आप बोलोगे लार्जेस्ट जो एटम है वो मिलेगा, दैट इज फ्रेंशियम। यहाँ क्या है आपका, फ्रेंशियम। उसके बाद आपका सेकंड कॉलम आ गया, इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे आपके क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। उसके बाद ये डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि ये मेटल से नॉन मेटल्स, ये सारे क्या हैं आपके नॉन मेटल्स, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते टाइम आपका जो बीच वाला ब्लॉक है उनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। अब इन ट्रांजिशन मेटल्स, सॉरी ये आपका नॉन मेटल्स आ गया। अब इन नॉन मेटल्स में बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और आपके यहाँ पे कुछ 6-7 एलिमेंट्स हैं जिनको क्या कंसीडर किया जाता है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या खास बात है, इनके जो फीचर्स हैं दे आर लाइक सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे बाद में। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन है, इसलिए सेमी मेटल्स भी कहा जाता है, या फिर इनको हम यूज़ करते हैं एज सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, राइट। अब इसके अलावा एफ ब्लॉक में हमारे पास ऊपर वाली सीरीज आ गई लेंथेनाइड्स एंड दिस वन इज एक्टिनाइड्स। ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आपका किसका पार्ट है, लेंथेनाइड्स हैं पार्ट ऑफ ग्रुप 6, एक्टिनाइड्स हैं पार्ट ऑफ ग्रुप 7। ग्रुप 6 और 7 का पार्ट है ये यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इनकी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कुछ अलग है इनकी, इसलिए इनको थोड़ा अलग रखा गया यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं एलिमेंट्स के जो कि किस पे डिपेंड करते हैं हमारे, इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट, राइट। अब पीरियोडिक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक आ गई एटॉमिक रेडियाई या फिर रेडियस, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। क्या है ये तीनों चीज़ें, क्या है ये प्रॉपर्टीज़ में, एटॉमिक रेडियस यानी कि आपके जो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एटॉमिक रेडियस, राइट, वो होगा उसका एटॉमिक रेडियस। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। पहले एटॉमिक रेडियस की चलिए बात कर लेते हैं। अब अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, एटॉमिक रेडियस जो है हमारा डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम अक्रॉस द पीरियड अगर बात करें, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होगा, अब अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ एक नंबर से, राइट, सिर्फ एक एक नंबर, एटॉमिक नंबर एक एक नंबर में बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर में क्या होगा, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ज़्यादा। जब वो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से क्या होगा,
रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इट विल डिक्रीज, राइट। और नीचे अगर हम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, राइट। ये थी पहली प्रॉपर्टी की बात, राइट। दूसरी हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। आयन में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि वो कितनी जल्दी अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, राइट। जितनी ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी क्या करने के लिए, आयन को या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो किसके लिए चाहिए, टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम, राइट, उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। एटम में क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो अपने न्यूक्लियस से दूर दूर होता जा रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जितना दूर आउटर मोस्ट शेल होगा उतनी आसानी से हम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, राइट। इसका मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमें धीरे धीरे अगले स्टेप पे जाते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम, राइट। एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब बात करें अगर अक्रॉस द पीरियड की, अक्रॉस द पीरियड में सेकेंड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगी, हमने बात की एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है। जितनी वो पास आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग अक्रॉस द ग्रुप, राइट। अब तीसरी बात आ गई हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कितनी फोर्स से न्यूक्लियस ने अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है, राइट। न्यूक्लियस में कितनी पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द पावर। कैसी पावर कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी पावर से पकड़ के रखा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, राइट। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, एटॉमिक रेडियस कम है यानी कि आउटर मोस्ट शेल पास है तो हमारे पास क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा पावर से पकड़ के रख सकते हैं, राइट। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, राइट। अब डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जाते जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो ये थी बात हमारे पीरियोडिक टेबल की, जिसमें हमने बात की एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, राइट। अब ये लास्ट में हमारे पास कौन सा कॉलम है, दिस इज कॉल्ड नोबल गैस, नोबल गैसेस। इस पूरे कॉलम को क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। हीलियम फैमिली है ये हमारी। नोबल गैसेस में क्या है, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बताई थी 2888
राइट। इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये क्या है, स्टेबल हैं, इनको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस, या फिर इनको क्या कहा जाता है, स्टेबल गैसेस, राइट। उसके अलावा हमने बात की यहाँ पे वैलेंसी की, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में, हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बताता है आपकी वैलेंसी। ये यहाँ पे इंक्रीज +1 +2 +3, यहाँ पे आपका कार्बन है +-4, राइट। फिर आपका -3 -2 -1। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम वैलेंसी के बारे में डिटेल में, राइट। तो ये था पीरियोडिक टेबल। आपको PDF दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं, उनको पढ़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज़ इट।